चेहरा दिमाग से जा नहीं रहा है। आपने देखी है वो तस्वीर, हाथरस कांड की शिकार उस लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। मुझे भी ऐसे ही मिल गई थी। पहले सोचा था कि यहां तस्वीर लगा दूं और उसे दिखा कर ही कहूं अपनी बात, लेकिन कायदा है कि ऐसी दरिंदगी की शिकार लड़कियों की, बच्चियों की तस्वीरें नहीं दिखाई जाती हैं। उसका नाम तक नहीं बताया जाता है। हालांकि उस पैमाने से देखें तो उसकी उम्र 19 साल है, तो कोई कानूनी बाधा नहीं है, वो तस्वीर दिखाई जा सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने यही ठीक समझा कि यहाँ आपको उस तस्वीर के बजाय अंधेरा दिखाया जाए। ये ब्लैक फ्रेम, इस फ्रेम में वो चेहरा तलाशने की कोशिश मत कीजिए जिसे देखकर, जिसके बारे में जानकर मैं सदमे में हूं। मेरे जैसे बहुत से और लोग भी हैं जो सदमे में हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह का ट्वीट है, जब मैंने हाथरस की बेटी की मां का बयान पढ़ा तो कुछ पल के लिए आंखें बंद हो गईं। वो जब खेत में पहुंची तो बेटी के मुंह से, कान से और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। कपड़े नहीं थे और उसमें चीखने की हिम्मत भी नहीं बची थी। रोहिणी कहती हैं, हे ईश्वर, हिंदुस्तान की किसी मां को ऐसा दृश्य देखना न पड़े। अगर ईश्वर कहीं है और उनकी सुनता है तो वो क्या कर रहा होगा वही जानता है। लेकिन अगर आप अभी तक इस मामले पर सदमे में नहीं हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस फ्रेम में अपनी बेटी की तस्वीर देखिए। आपकी बेटी नहीं है तो अपने परिवार की किसी प्रिय बच्ची की तस्वीर देखिए, उसका चेहरा देखिए और फिर वो घना अंधेरा देखिए जो यहां छाया हुआ है। ये अंधेरा किसी को पहचानता नहीं है। ये कालेख अगर आज एक लड़की के गुनहगारों के चेहरे को छिपा रही है तो कल किसकी जिंदगी को अंधेरा करेगी कहा नहीं जा सकता है। ये कालेख हमारे समाज में छाया अंधेरा भी हो सकती है। ये वो अंधेरा भी हो सकता है जिसमें पुलिस ने पूरी बेशर्मी से इस लड़की की लाश को जलाकर अपना रसूख, अपना इकबाल दिखा दिया। उस लड़की की लाश कहूं, मुर्दा जिस्म कहूं, उसका शरीर कहूं, उस लड़की को कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह उसको जलाया गया है उसके वीडियो उपलब्ध हैं। एक बहादुर पत्रकार हैं इंडिया टुडे ग्रुप की, जिन्होंने निकलकर इस घटना को कवर किया। वो उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे गई गांव में रात में 1:30 बजे 2:30 बजे के बीच में जो ड्रामा हुआ वो पूरा उन्होंने कैप्चर किया। वरना शायद इस घटना की ये विभत्स तस्वीरें, ये जानकारी हमारे सामने नहीं आ पाई होती। पुलिस क्या करना चाहती थी? पुलिस ने पेट्रोल छिड़ककर, जैसे कि कूड़ा जलाते हैं, इस अंदाज में उस लड़की की लाश को जला दिया। उसके परिवार वाले बिलखते रह गए कि हमें कम से कम चेहरा तो देख लेने दो। उनको नहीं देखने दिया गया। इसके तमाम सबूत, तमाम वीडियो सामने हैं, आप ढूंढ के देख सकते हैं। किसके इशारे पर ऐसा हुआ यह कहना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। फिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है यह समझना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है कि ऐसी वारदात के बाद भी इलाके के पुलिस वालों से लेकर दिल्ली की सरकार और लोकतंत्र के पहरेदार भी अपनी अपनी तरह से किस्से पर पर्दा डालने में लगे हैं। मुश्किल यह है कि ऐसे किस्से रुकने का नाम नहीं लेते। उल्टे हर बार दरिंदगी बढ़ती जा रही है और साथ में अपराधियों, पुलिस और नेताओं की साठगांठ की बेशर्मी भी, उसकी डिग्री बढ़ रही है। वो बेशर्मी आप महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। आपको तकलीफ तो होगी थोड़ी, लेकिन सुनिए, ये तकलीफ उठाइए। बात 14 सितंबर की है। वो लड़की गांव के पास के खेत में चारा लेने गई थी, जहां उन लड़कों ने, जानवरों ने
या राक्षसों ने उसे दबोच लिया। न सिर्फ दबोच लिया बल्कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, फिर उसे लाठियों से पीटा, इतना पीटा कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। अब उसकी कौन सी हड्डी टूटी और कितनी हड्डी टूटी, इस पर अब विवाद हो रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ लिखा है, पुलिस की रिपोर्ट में कुछ लिखा है, और पुलिस ने इस वारदात का सबसे अहम सबूत, उस लड़की का शरीर नष्ट कर दिया है। इसके आगे की कहानी कैसे चलेगी यह सोचना होगा। लेकिन उन बदमाशों ने, उन जानवरों ने, पिशाचों ने जब उस लड़की को पीटा, उसके बाद भी उनका मन नहीं माना। उन्हें लगा कि ये कहीं कुछ कह ना दे, तो उन्होंने उसकी ज़ुबान काटने की कोशिश की। जो उसकी माँ को उसके मुंह से खून निकलता हुआ दिखा वही था, ताकि वो बोल ना सके, ताकि वो गवाही ना दे सके। 19 साल उम्र की ये लड़की, और इसकी तस्वीर आप देखिए, अगर आपको वो मिलती है, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। सचमुच मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल अपने घर की कोई बच्ची दिखाई पड़ेगी उसके अंदर। आप सोचेंगे कि वो इंसान हो सकता है जो इस लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करता है, इतनी बेदर्दी करता है, इतनी बेरहमी करता है, जानवर भी शर्म करेगा। लेकिन 16 दिन तक उसने कैसे दर्द झेला, क्या तकलीफ झेली, ये सोचकर कंपकंपी छूटती है, शरीर थरथराता है। हाथरस से अलीगढ़ और अलीगढ़ से दिल्ली के एम्स तक पहुंचने के बावजूद वो बच नहीं पाई। इस पर भी सवाल उठ सकते हैं कि वो समय पे पहुंच जाती तो शायद बच जाती, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है जिस हालत में थी। पुलिस ने इस मामले में क्या किया, क्या कहा, ये एक अलग दास्तान है, उस पर अलग किस्से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, ये कहानी भी अलग चलेगी। लेकिन अब मैं आपको अदम गोंडवी की एक बहुत पुरानी कविता की कुछ लाइनें सुनाऊंगा। अदम गोंडवी गोंडा के रहने वाले हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के पुराने कवि थे, और जन कवि जिसको कहते हैं, जन कवि की डेफिनेशन में बिल्कुल फिट क्या होते हैं। जन कवि की डेफिनेशन शायद उन जैसे कवियों के लिए ही बनाई गई है। उनकी कविता का नाम था मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। कुछ लाइनें। आ रही थी वो चली हुई खोई हुई जज्बात में, आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। मगर उसके बाद गांव में इज्जतदार लोगों की क्या फिक्र थी, ये सोचिए। इस कविता की कुछ लाइनें, क्योंकि ये बहुत लंबी कविता है, पूरी किसी और मौके पे किसी और दिन सुनाई जा सकती है। इस किस्से के बाद गांव में जो इज्जतदार लोग थे, इज्जतदार लोग समझ लीजिए, इज्जतदार लोग वही जो इन जानवरों के भाई भतीजे चाचा ताऊ बाप होंगे, उनकी फिक्र क्या थी। कल सुबह गर्दन नगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। यानी ये कांड तो कर दिया है लड़के ने, लेकिन इसके बाद अगर बाप बेटे की गर्दन नप गई तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। और इसके बाद उसका नतीजा, और उस नतीजे में उनके साथी सहयोगी। रात जो आया न अब तूफान वो पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। और आपको एकदम यही किस्सा याद आ जाएगा। आप तनुश्री पांडे की वो रात की रिपोर्ट देख लीजिए, ट्विटर पर उपलब्ध हैं, वहां से वीडियो निकाल के देख लीजिए। कितने पुलिस वाले, 1 दर्जन यहां कम कहा जा रहा है, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले, और किस ठसक के साथ, किस रौब के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो पत्रकारों को रोक रहे हैं उस जगह जाने से जहां तथाकथित चिता जल रही है। उसको चिता कहना चिता का अपमान है। परिवार का तो ये तक कहना है कि हमने तो उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखा, हमें पता नहीं है कि इन्होंने हमारी बेटी को जलाया या किसी और को लाके जला दिया। उसकी माँ बिलखती रह गई कि मुझे मेरी बेटी को घर तक लाने दो, यहाँ से विदा करूँगी, मैं उसके हाथों में हल्दी लगा के विदा करना चाहती हूँ।
लेकिन सब बेकार। कानून की आंखों पे पर्दा होता है, ये आपने सुना था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के कान बंद होते हैं, उनमें मोम पड़ा होता है, ये आपने नहीं सुना होगा। और उस वीडियो में आप ये भी देखिए कि वो पुलिस वाले किस अंदाज में व्यवहार कर रहे हैं। अदम गोंडवी की यह कविता जो मैंने आपको सुनाई, तो अदम गोंडवी तो गोंडा के रहने वाले थे। गोंडा पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, जाहिर है उनकी चमारों की गली भी वहीं कहीं होनी चाहिए। लेकिन यह कविता लिखे जाने के करीब 4 दशक बाद, करीब 4 दशक, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी, यानी बिल्कुल दूसरे किनारे में भी, पिछड़ों और दलितों की सरकारें बन जाने के बाद भी, और सबका साथ और सबका विकास हो जाने के बाद भी, आज भी चमारों की गली तो वैसी ही है। गोंडा में ही नहीं है, हाथरस में भी है। आपको ऐसा नहीं लगता? और क्या आपको लगता है कि यह गली सिर्फ हाथरस में है? तो फिर आप अंधेरे में हैं। अगर आपको लगता है कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी से भी कड़ी सजा होनी चाहिए, तब भी आप अंधेरे में हैं। अगर आपको लगता है कि योगी की पुलिस को सजा मिलनी चाहिए, तब भी आप अंधेरे में हैं। अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ से जांच और कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए, तब तो आप यकीनन अंधेरे में हैं। और अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, तब भी आप अंधेरे में ही हैं। इस अंधेरे से निकलना, इस अंधेरे को मिटाना हमारे हाथ में भी है और आपके हाथ में भी है। एक कविता, अशोक कुमार पांडे यूं कश्मीर पर किताबें लिखने के लिए मशहूर हैं, अभी गांधी पर उनकी एक किताब आ रही है, लेकिन कुछ ही दिन पहले डॉटर्स डे के दिन, पुत्री दिवस के दिन, बिटिया दिवस के दिन, उन्होंने एक कविता लगाई ट्विटर पर। और ये वही दिन है, उसके आसपास का दिन है, जिस दिन हाथरस में इस बच्चे के साथ ये दरिंदगी चल रही थी, हो चुकी थी। बिटिया ने कहा, मैं पढ़ने जा रही हूं। मैंने सुना सारी दुनिया से अकेले लड़ने जा रही हूं। बिटिया के लिए आपको सुरक्षित संसार बनाना है कि नहीं, यह फैसला आपको करना है। आपको अपनी बिटिया को इस अंधेरे में छोड़ना है या उसके चारों तरफ रोशनी की लकीरें खींचनी है, यह आपको तय करना है। और वो तय करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। और चुप्पी पर मशहूर कवि केदारनाथ सिंह की 4 लाइनें हैं। चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था। बढ़ती जा रही हैं वे, जैसे बढ़ते हैं बाल, जैसे बढ़ते हैं नाखून। और आश्चर्य है कि किसी को गड़ता तक नहीं, यानी इस चुप्पी पर किसी को तकलीफ भी नहीं हो रही है। और आजकल खास तौर पे आप देखिए, इस चुप्पी पर पर्दा डालने की तमाम कोशिशें, एक से एक कोशिशें, एक से एक बेशर्म कोशिशें हो रही हैं। इस बीच जो लोग इस चुप्पी को तोड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम आप उनका साथ दे सकते हैं। सबसे पहला कदम ये होगा, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि इस काले खांचे में रोशनी की एक दिया सलाई जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्तियों का एक सिलसिला शुरू कीजिए। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।